आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फिफ्थ सेम की एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी फिफ्थ सेम में हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच विच डील्स द स्टडी ऑफ, जो डील करती है किससे, स्टडी से, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। मतलब सेपरेशन मीन्स दो सब्सटेंस को अलग करना, आइडेंटिफाई करना कि ये कौन कौन से सब्सटेंस है, एंड क्वांटिटेटिव मतलब कितना चीज है, ठीक, ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट करने को, आइडेंटिफिकेशन करने को और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करने को जब हम पढ़ते हैं उस केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने ऑप्शन देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है हमारी? फिजिकल केमिस्ट्री होती है जो बाहरी चीजें होती हैं जिसे हम देख सकते हैं, शेप, साइज, ये सब किस में आता है? हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। ठीक, हमारा सेकेंड ऑप्शन है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है हमारी? एनालिसिस करना, किसी चीज को जांचना, परखना, वो हमारी क्या होती है? एनालिसिस केमिस्ट्री। तो अब हम किसी भी सब्सटेंस का जब सेपरेशन पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये तो है कि हम उस सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे, जानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एनालिसिस तो करेंगे एक तरीके से। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उसके लिए? बी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन और क्वांटिटेटिव पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन। अभी हमने पढ़ा था कि उस ब्रांच को, उस केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं जिसमें हम सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं किसी सब्सटेंस का। ठीक है, अब ये पूछा है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री किस पर बेस्ड होती है। तो हमें ये बताना है कि जो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर क्या क्या आता है, वो किस किस पर डिपेंड होती है। तो पहला हमारा ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन। सही है कि हम जो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है उसके अंदर हम आइडेंटिफाई भी करते हैं सब्सटेंस को, कि अगर हमें मान लीजिए कोई सब्सटेंस दे दिया तो हमें ये बोला जाएगा कि इसके अंदर पता लगाओ कि कौन सा सब्सटेंस है। तो हम उसके अंदर क्या करेंगे? सब्सटेंस को आइडेंटिफाई तो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स कितना चीज प्रेजेंट है, कौन सी। हमें मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल हमें NaCl दे दिया सॉल्ट, तो अब हमें बताना है कि Na का कितना कंपोजिशन होगा या Cl का कितना कंपोजिशन होगा, दोनों कितनी कितनी मात्रा में मिले। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका क्वांटिटेटिव ही तो बता रहे हैं कि कौन कितनी मात्रा में मिला है। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्वांटिटेटिव भी होता है। थर्ड है हमारा ऑप्शन सेपरेशन, कि मान लीजिए हमें कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जिसमें 3-4 ऑलरेडी एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स है और हमें बोला जाए कि इसे सेपरेट करो, तो हम उसमें से अलग अलग सेपरेट करेंगे हर एक एलिमेंट को। तो वहाँ क्या करेंगे? हम सेपरेशन करेंगे। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ते हैं किसी सब्सटेंस का, मीन्स हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा सब्सटेंस है, क्या है। क्वांटिटेटिव भी पढ़ते हैं कि कितनी मात्रा में, कितने कंपोजिशन में मिला है, कितनी उसमें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है सेपरेशन। हम जब दो या दो से ज्यादा अधिक कोई एलिमेंट्स या कंपाउंड कुछ भी मिल जाते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इन तीनों चीजों को पढ़ते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी, ऑल ऑफ दिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड आउट केटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन सॉल्ट इज एग्जाम्पल ऑफ। अभी क्या पूछने जा रहा है? टू फाइंड आउट केटायन एंड एनायन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो हमें ये बोल रहा है कि फाइंड आउट करो कैटायन और एनायन को प्रेजेंट इन सॉल्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, कि हमें मान लो कोई भी सॉल्ट दे दिया गया, उसके अंदर हमें पता है कि जो सॉल्ट होता है वो कैटायन और एनायन से मिलकर बना है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट करो कैटायन और एनायन को, जो किस में प्रेजेंट है? हमारे सॉल्ट में प्रेजेंट है, वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सॉल्ट में हमारा मान लीजिए कोई सॉल्ट है हमारा
NaCl। इसमें कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा। ठीक, तो हमें ये बताना है कि किसका एग्जाम्पल है अगर हम इस कैटायन और एनायन को फाइंड आउट करते हैं तो। ठीक, तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या बताती है? क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी से, मीन्स व्हाट इज इट, मीन्स ये क्या है, जिसमें हम पता लगाते हैं कि ये चीज क्या है, इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, कैसी है, तो उसमें वो आता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर आता है क्वांटिटी, हाउ मच, कितनी। ठीक, थर्ड ऑप्शन है हमारा वॉल्यूमेट्रिक से, वॉल्यूम से आता था इसका वॉल्यूम कि कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी वो हमसे क्या पूछ रहा है खाली कि टू फाइंड आउट कैटायन, अगर हम किसी भी सॉल्ट का कैटायन और एनायन को फाइंड करते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है। तो उसने ये तो नहीं पूछा ना हमें कितना प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। अभी वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इट, मीन्स फाइंड आउट करो कैटायन और आयन को। ये नहीं पूछा है कि कितना है या उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? क्वालिटेटिव। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज। क्या पूछना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, उनका हम डिफरेंस निकालें। न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास क्या है? एक है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर करी है, दूसरी है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में या आप ये भी बोल सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमने ऑलरेडी हमारे पास होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम अपने फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने करा फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पर हमें दी होती है जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू होता है 9.8 होगा। फिफ्थ सेम में बहुत से बच्चों के पास फिजिक्स में प्रैक्टिकल होगा जहाँ पर हमें जी की वैल्यू निकालने फाइंड करने को होगी। तो कुछ बच्चों का आंसर आएगा 10, कुछ का आएगा 7.6 मीटर पर सेकेंड, सबका आंसर अलग आएगा, कुछ का 9.8 भी आएगा। तो अगर हम मेजर वैल्यू मतलब जो हमने मेजर करी, जिसे हमने फाइंड करा, ठीक, ये क्या होती है? मेजर वैल्यू। और ट्रू वैल्यू जो उसकी ऑलरेडी वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी, उन दोनों के डिफरेंस को, मीन्स ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? तो भैया हमने जैसे अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं बहुत सारे, हमारा हम लिखते हैं ना उसमें कि हमारी कितनी एरर आ रही है। एरर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो आंसर है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है। एरर मीन्स कितने परसेंटेज की गलती हो रही है या कितने नंबर्स की हमारी गलती हो रही है उस आंसर को फाइंड करने के लिए। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एरर। जब हम ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, अब देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फर्क है। उसमें उसने हमसे पूछा था मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर था हमारा आंसर एरर। यहाँ पर उसने पूछा था डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने, मीन्स इस तरीके से मान लीजिए हमारे को, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि 9.8 हमारा आंसर आना चाहिए था, बट हमारा आ रहा 9.5, 9.4। तो हम कितने लगभग उस डिजिट के पास हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं ना, कि हमने कितना एक्यूरेट आंसर निकाला किसी भी चीज का। हम जरूरी कभी कभी हमारा 9.8 आ जाता है, बट कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी 9.5, 9.4 इस तरीके से आता है। तो हम बार बार उस प्रैक्टिकल करते हैं तब भी 9.45 आएगा, 9.4 आएगा। तो इसका मतलब है कि आप एक्यूरेट कितना उसके पास पहुंचे हो, लगभग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। ठीक, अब
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एनालिटिकल केमिस्ट्री प्ले विटल रोल इन डैश ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोल रहा है कि जो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री थी वो प्लेज विटल रोल इन मीन्स वो बहुत बड़ा रोल निभा रही है डैश ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांचेस है जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल होता है, जहां पर एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम यूज करते हैं। तो अभी वही हमने पढ़ा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, या क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम यही तो तीन चीज करते हैं, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटेटिव करते हैं। तो अब हमसे पूछा है कि साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांचेस हैं कि जिसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करते हैं। तो वही देखो, अगर केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो अगर मैं अब एग्जांपल दूं आपको कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो केमिस्ट्री में तो यूज हो रहा ही होगा। केमिस्ट्री में जो भी सब्सटेंस होता है हम उसका क्या करते हैं, सेपरेशन भी करते हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पर हम दो उसको अलग अलग करके देखते हैं। जैसे हमारी केमिस्ट्री लैब होती थी, तो केमिस्ट्री लैब में हमें सॉल्ट दिया जाता था और हमें पता लगाना था कि इसमें कौन सा सॉल्ट है, कौन सा क्या कैटायन मिला है, क्या एनायन मिला है। तो हमें तो सॉल्ट पूरा कंपाउंड मिलता था। वहां पर हम क्या करते थे, उन दो कैटायन और एनायन को सेपरेट करते थे। तो उसके बाद आइडेंटिफिकेशन भी करते थे कि कौन सा है। ऐसा तो नहीं खाली सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया उसको। उसके बाद आइडेंटिफाई भी तो करते थे कि कौन सा कैटायन है या कौन सा एनायन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, क्वांटिटेटिव, कि कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता था कि कौन सा कैटायन कितनी कंपोजिशन में मिला है, मतलब कितनी मात्रा में मिला है या कितने उसमें प्रेजेंट था। या अगर हम ऐसा करते हैं कि एक बीकर लें, उसमें हम पानी डालें और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो हमसे ये पूछा जाएगा ना कि पानी की मात्रा इसमें कितनी है और सॉल्ट की मात्रा इसमें कितनी है। तो वह हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव करते हैं, मीन्स उसको मेजर करते हैं ना कि कितना कौन मात्रा में मिला है। तो केमिस्ट्री में भी यूज होता है। बायोकेमिस्ट्री मीन्स जिसमें हम बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अगर भी हमने देखा कि हम केमिस्ट्री में सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन मीन्स एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं। तो बायो में भी हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं कि बायो में भी होते होंगे कि जैसे हमें कुछ सेपरेशन करना है किसी का, या किसी सेल का या किसी भी चीज का हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, या कौन सा सेल कितने उसमें अमाउंट में प्रेजेंट है। ये सब हम बायो में पढ़ते हैं, किसकी हेल्प से, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। अब है थर्ड ऑप्शन, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि हम मान लो हमारे पास कोई सेल है, तो सेल का सबसे पहला हमें दो सेल है हमारे पास, तो उन सेल को सेपरेट आउट करना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो इनको सेपरेट करने का, सेपरेट ही करते हैं ना इनको अलग अलग उसमें, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री वहाँ यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा रेड ब्लड सेल है, कौन सा व्हाइट ब्लड सेल है। ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्वांटिटेटिव की कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो बायोलॉजी में भी हम इसका यूज करते हैं। तो तीनों जो हमारी तीनों ऑप्शंस थे, मीन साइंस की जो ये तीनों ब्रांच थी, इनमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज होता है। तो हमारा डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आर देयर। ठीक है, पहले तो सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पल मीन्स फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि किसी चीज का आपने छोटी सी, मतलब एक आपके पास है 100 ml की कोई चीज है, आपने उससे बहुत ही छोटे अमाउंट में निकाल लिया एज अ सैंपल के तौर में। हम जाते हैं ना, जैसे हम मान लो हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारा ब्लड टेस्ट होना होता है, तो क्या करते हैं डॉक्टर, हमारे ब्लड का सैंपल लेते हैं, छोटी सी उसमें मतलब बहुत छोटे अमाउंट में सैंपल लिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग। अब वो हमें बताना है कि जो सैम्पलिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो जो हमारी सैम्पलिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की। एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, ठीक, एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, या फिर सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं।
टू टाइप्स की हमारी क्या होती है, सैम्पलिंग्स होती है, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहना चाह रहा है। इफ एवरी 100 बॉटल इज सिलेक्टेड एज सैंपल इट इज एग्जाम्पल ऑफ। हमें क्या बताना है कि जो हमारा मान लीजिए एक बॉक्स है हमारे, ठीक, हर बॉक्स में 100 बॉटल्स रखी है। मान लीजिए ऐसे हमारे पास 2 बॉक्स है जिनमें हमने 100 बॉटल्स रखी। तो हम हर उससे एक 100 नंबर वाली बॉटल उठा ले रहे हैं। जो 100 नंबर पर होगी उस बॉटल को हम यहाँ से पिक कर ले रहे हैं, उठा ले रहे हैं। तो सैंपल के तौर पे उठा ले रहे हैं। तो इस ये किसका एग्जाम्पल होगा, मीन्स मान लो मैंने एक बॉक्स से 100 वाली बॉटल उठा ली, दूसरे वाले से भी 100 बॉटल उठा ली, तो वो कौन सा होगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है, अचानक से सैम्पलिंग उठाना। मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे बॉटल रखी है और हम गए, हमने कोई सी भी बॉटल उठा ली, कोई नंबर उसमें नहीं पता हमें, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रैंडम सैम्पलिंग। मीन्स जो अचानक से होता है, रैंडम का मीन्स क्या होता है, अचानक से। बट यहाँ पर हमें तो पता है ना कि हमारी जो बॉटल है वो कौन से नंबर की। ऐसा तो नहीं है कि हमने जाकर कोई भी बॉटल उठा ली। तो यहाँ पर हमें तो पता है कि हमारी बॉटल कौन से नंबर की है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि हमें पता है कि हमारे बॉटल का नंबर क्या है, कि हमने कौन सी बॉटल चूज करी है, तो ये ऑप्शन भी होगा। सी ऑप्शन है सिमेट्रिक सैम्पलिंग। सिमेट्रिक अभी मैंने ऊपर बताया था कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग को हम सिमेट्रिक सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी, बोथ बी एंड सी। बी एंड सी मतलब नॉन रैंडम सैम्पलिंग एंड सिमेट्रिक सैम्पलिंग मीन्स दोनों सैम्पलिंग एक ही होती है, जिसमें हमें सैंपल का नंबर पता होता है या सैंपल हम कौन सा उठा रहे हैं हमें सब चीज पता होती है। ठीक है, और रैंडम सैम्पलिंग में क्या होती है कि हमें नहीं पता, हम अचानक से कोई भी जाकर कोई सा भी सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यह होता है हमारा रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमारा, मेजरमेंट विच इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। मेजरमेंट विच इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू क्या बोल रहा है कि जो हमारी मेजरमेंट है विच इज, जो क्लोज है किसके, ट्रू वैल्यू को, उसको हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी ट्रू वैल्यू मतलब जो होती है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए 5.6 है हमारी जो ट्रू वैल्यू है। अब जब हमने कुछ मेजर करा, मेजर कुछ भी कर लीजिए, मान लीजिए हमने 3 मेजर करे, M1, M2, M3। ठीक है, तो 3 मेजर हमारे कुछ इस तरीके से है, 5.5, 5.3 और 5.4। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि जो मेजर वैल्यू है वो बहुत ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के, बहुत ज्यादा क्लोज हो, आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हो उस वैल्यू के जो हमारी ट्रू वैल्यू थी। तो उस ऐसे को क्या बोलेंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक्यूरेसी को क्या बोलते हैं, कि जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है और उसके हम लगभग पास पहुंच जाए, बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए, ऐसी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, एक्यूरेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ मोस्ट प्रोबेबल रीडिंग ऑफ अ टाइट्रेशन इज 10 ml and observed value are 9.8, 9.9, 9.8 ml, then accuracy and precision are dash dash respectively। ठीक है, तो एक चीज मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको ये बताऊंगी कि एक्यूरेसी तो हमने पढ़ ली थी कि एक्यूरेसी क्या होती है, जो अपने ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज होता है। ठीक, प्रिसिशन क्या होता है ये देख लेते हैं। प्रिसिशन क्या होता है, एक तरीके से मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो नहीं आ पाए, वहाँ किसी कारणवश नहीं आ पाई। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ले लेते हैं कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो है 4 और हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो एक्सपेरिमेंट की M1 और M2 की वो कुछ इस तरीके से आई है 2.8 और 2.6। भाई
अगर हम देखें तो ये तो 4 के बिल्कुल भी पास नहीं है, मतलब बहुत दूर है अगर देखें तो 2 से। तो ये क्या है हमारा, इसमें एक्यूरेसी कैसी है, लो एक्यूरेसी है, ठीक है। बट जो अगर हम सिर्फ इन्हीं दो वैल्यूज को चेक करें तो ये दोनों वैल्यू अपने तो आसपास है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिशन, उसको बोलते हैं प्रिसिशन। मीन्स जब हम प्रिसिशन में क्या देखते हैं, हम उस टाइम पे ट्रू वैल्यू नहीं देखते, उस टाइम पे हम क्या देखते हैं, जो हमारी एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू है वो आपस में कितना एक दूसरे के क्लोज है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिशन। एक्यूरेसी में क्या होती है, ट्रू वैल्यू एक दूसरे के क्लोज होती है, बट प्रिसिशन में एक्सपेरिमेंट्स वैल्यू क्लोज होती है, ठीक? तो उसको हम बोलते हैं प्रिसिशन। तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10। इफ मोस्ट प्रोबेबल रीडिंग, मोस्ट एक चीज और, मोस्ट प्रोबेबल रीडिंग को हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू ऑफ टाइट्रेशन जो थी वो थी हमारी 10 ml। मान लो फिक्स्ड हो गया कि टाइट्रेशन की जो ट्रू वैल्यू है वो है 10 ml, ठीक। अब हमने ऑब्जर्व करा M1 आया हमारा 9.8, M2 आया 9.9 और M3 आया आपका 9.8, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जो एक्यूरेसी और इसका प्रिसिशन है वो कैसा है, लो है, मतलब एक्यूरेसी भी लो है, प्रिसिशन भी लो है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी हाई है या प्रिसिशन लो है, या सी के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी लो है और प्रिसिशन हाई है, या डी के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों ही क्या है, हाई है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपनी एक्यूरेसी को देखें तो 9.8, 9.9, 9.8 जो हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ रही है, मीन्स ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है, मेजर्ड वैल्यू आ रही है, वो हमारे जो ट्रू वैल्यू है मीन्स मोस्ट प्रोबेबल रीडिंग के बहुत लगभग बहुत पास है। 9.8 में मैं 0.2 ऐड करूंगी तो 10 हो जाएगा, मतलब बहुत करीब है, या 9.9 में 0.1 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, बहुत ज्यादा करीब है तीनों वैल्यू। तो जो इसकी एक्यूरेसी है वो कैसी है, हाई है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक्यूरेसी हमारी हाई है तो लो तो होगी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन कौन सा बचा, बी और डी, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी तो हाई आ गई। अब हम देखेंगे प्रिसिशन को कि प्रिसिशन हाई है या लो है। हमने यहाँ पर प्रिसिशन क्या बताया था कि जो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, हमें उसको देखना है कि वो जो वैल्यूज है वो आपस में पास में है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो 0.8, 0.9, 0.8 तीनों की तीनों वैल्यूज एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर जो प्रिसिशन है वो भी कैसा है, हाई है। तो लो तो है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन है नहीं। आंसर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी, हाई कॉमा हाई, ठीक। इसमें जो हमारा क्वेश्चन था ये 10 नंबर वाला, इसमें जो एक्यूरेसी था वो भी हाई था आपका, और जो प्रिसिशन था वो भी आपका क्या था, हाई था, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 9.834 शुड बी राउंड ऑफ टू। पहली बात, राउंड ऑफ क्या होता है, पॉइंट के बाद अगर आपको राउंड ऑफ देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी ट्रिक है कि पॉइंट के बाद अगर जो लास्ट डिजिट है, पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट है, इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 देन add 1. If it is smaller than 5 then leave it. देखो मतलब हमें बताना है यहाँ पर 9.834 देखा है, मीन्स हमें पॉइंट के बाद का राउंड ऑफ बताना है। तो उन्होंने क्या बोला, अगर पॉइंट के बाद की हमें लास्ट डिजिट देखनी है, कौन सी देखनी है, आखिरी डिजिट देखनी है, लास्ट वाली। हमारी यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट हमारी 4। उसके बाद हमें चेक करना है कि जो 4 है हमारा वो 5 से छोटा है, बड़ा है, या 5 के इक्वल है,
ठीक है। तो हमें चेक करना है कि 5 के इक्वल है, बड़ा या छोटा है। तो यहाँ पर जो ये 4 है क्या है, 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो हम इसको एज इट इज रख देंगे, इसमें हम कोई कुछ नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज रख देंगे। अगर ये 5 से बड़ा होता या छोटा होता तो हम इसमें क्या कर देते, 1 ऐड कर देते। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 9.836, 5 से बड़ा है, या 5 भी होता 9.835 होता, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते। किसमें, 5 में या 6 में, जो भी डिजिट है। तो ये हमारी क्या बन जाती है, राउंड आउट 9837, 9.836। ठीक। अब हमारा यहाँ पर क्या है, 4 है, तो हम इस 4 को हटा देंगे, एज ए लीव कर देंगे वहां से। तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, जब मैं इसको हटा दूंगी तो क्या बचेगा, 9.83। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 9.83। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टाइट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एनालिसिस। जब हम टाइट्रेशन करते हैं वो किस एनालिसिस का एग्जाम्पल है। भाई एनालिसिस भी बहुत टाइप्स की होती है। एनालिसिस मतलब उस चीज को जांचना परखना, हर अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग एनालिसिस होती हैं। ठीक है। तो उनमें से हमें एक पूछा गया है जो टाइट्रेशन है वो किसका एग्जाम्पल है। तो टाइट्रेशन किसका एग्जाम्पल है, अगर हम अपने ऑप्शन देखें, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इंक्रीमेंट, सब सैंपल और एनालिसिस। तो अगर हम देखें तो इंक्रीमेंट एनालिसिस कोई एनालिसिस नहीं होती, सब सैंपल एनालिसिस भी कोई एनालिसिस नहीं होती, और डी एनालिसिस मीन्स ऑलरेडी एनालिसिस है, हमें तो नाम बताना है कि कौन सी एनालिसिस है। तो डी भी एनालिसिस नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही बचता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी टाइट्रेशन है वो किसका एग्जाम्पल है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरमीडिएट एरर इज। इंटरमीडिएट एरर की जो हमारा इंटरमीडिएट एरर होता है उसके हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा लिखा ना, फॉल्स स्टेटमेंट गलत ऑप्शन रिगार्डिंग, इसके मद्देनजर रखते हुए किसके, इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो अगर हम अपना पहला ऑप्शन देखें, दीज आर एक्सीडेंटल एरर्स, तो सही बात है भाई, इंटरमीडिएट एरर्स को हम एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं, कि जो अपने आप हो जाते हैं, अचानक से हो जाते हैं। ठीक। सेकंड ऑप्शन मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, फॉल्स नहीं है, एक्सीडेंटल एरर बोलते हैं इंटरमीडिएट एरर को हम। ठीक। इंटरमीडिएट एरर बेसिकली क्या होते हैं, वो खुद से हो जाते हैं, जिसे हम जल्दी से मेजर नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, मीन्स अपने आप हो जाते हैं एक्सीडेंटल एरर। ठीक है। कॉज ऑफ एरर कैन नॉट बी डिस्कवर्ड, जो इन एरर की वजह से कॉज होता है उसको हम डिस्कवर नहीं कर पाते, मीन्स जल्दी नहीं कर पाते। अगर कुछ एक्सीडेंटल एरर हो गया तो हमें जल्दी से नहीं पता चल पाता है कि क्या एरर हुआ है इसके अंदर। ठीक। सी ऑप्शन है कैन नॉट बी अवॉइडेड और करेक्टेड, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकता, करेक्ट नहीं कर सकते जल्दी से। ठीक है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं, देयर मैग्नीट्यूड कैन बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली, ये ऑप्शन गलत है, कि जो हमारा एक्सीडेंटल एरर होता है, मीन्स हमारा जो इंटरमीडिएट एरर होते हैं उनके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं, मीन्स यह इस तरीके से बोल लीजिए कि जो हमें पता चल जाए और उसे हम एग्जैक्टली बता दे कि इसमें क्या एरर आया। मान लीजिए आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं और आपने देखते सार आपको बता दो कि किसके अंदर कोई, मान लो आप प्रैक्टिकल करे जा रहे हो, आपने 1 टाइम करा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप प्रैक्टिकल करा, आपने आपकी वैल्यू सही नहीं आ रही, तो क्या आप देखकर बता दो कि किसके अंदर कौन सा एरर आया है। तो वो एक्सीडेंटल एरर होते हैं जो अपने आप होते हैं, बहुत रेयर केस होता है कि आप उन्हें सही करते हो, बट यहाँ पर क्या लिखा है, देयर मैग्नीट्यूड कैन बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली, कि आप उसे एग्जैक्टली भाप लेते हो कि वो कौन सा एरर है। तो ये तो गलत ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऐसे डी ऑप्शन। हमें यही बताना था कि इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द एक्सपेक्टेड वैल्यू is 15.63 which is correctly describe this student's experimental data trail 1, trail 2, trail 3।
क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू दी है, मीन्स हमें ट्रू वैल्यू गिवन है हमारी कितनी 15.36। अब हमें इसमें से बताना है कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स दिए गए, मतलब या ये बोल सकते हो कि कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर 3 बारी में एक्सपेरिमेंट करें और उनकी रीडिंग्स कुछ इस तरीके से 12.83, 12.86, 12.93। मान लीजिए आप टाइट्रेशन कर रहे हो, टाइट्रेशन में मैम ने बोल दिया कि भाई जो आंसर होना चाहिए वो 15.63 आना चाहिए बच्चों का, बट हमारे तो लैब में 3 ग्रुप हैं बच्चों के, किसी का आ रहा 12.8, 12.86, 12.93। तो अब ये बताना है कि जो बच्चे हैं वो उनका आंसर एक्यूरेट आ रहा है या प्रिसाइज आ रहा है, या प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है, या एक्यूरेट है या प्रिसाइज नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा है। तो भाई देखो, ट्रायल 1 में कितना है 12.83, ट्रायल 2 में कितना है 12.86, ट्रायल 3 में कितना है 12.93। तो पहले हम चेक करेंगे भाई एक्यूरेसी है या नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसकी ट्रू वैल्यू है 15.63 और ये 12.83। भाई 3 का डिफरेंस पड़ रहा, तो इतना दूर का डिफरेंस तो नहीं चलता, डिफरेंस चलता है बहुत पास पास का। अगर ये 14.56 14.96 में होता तो हम बोलते थे हाँ एक्यूरेट है कि हम एक यूनिट बाद या 2 यूनिट बाद वैल्यू आ सकती है, बट यहाँ पर तो 2-3 का गैप आ रहा, तो भाई एक्यूरेट तो है नहीं। एक्यूरेट क्या होता है, हम ट्रू वैल्यू से तो मेजर करते हैं कि ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है वो वैल्यू, तो क्लोज तो है नहीं, तो भाई एक्यूरेट तो है नहीं। तो अब प्रिसाइज देखते हैं कि प्रिसाइज है या नहीं है। अब प्रिसाइज के लिए हम क्या चेक करते हैं, सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को देखते हैं प्रिसाइज के लिए कि जो ये लास्ट वाली है, सॉरी जो ये वैल्यूज हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ये आपस में कितनी क्लोज है। अगर देखा जाए तो 83 86 के क्लोज है और 86 93 के क्लोज है, तो तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट आपस में क्लोज है, मीन्स एक्यूरेट तो नहीं है बट क्या है प्रिसाइज है। ठीक है, तो हमारा अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर लिखा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये तो बात बोली उन्होंने हमने कि प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए, कि जो हमारे को ये स्टूडेंट्स ने टाइट्रेशन करी है वो प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या है, कि ये जो आपको ट्रायल्स दिए हैं ये प्रिसाइज हैं कि एक्यूरेट है, या दोनों हैं, या एक प्रिसाइज है एक्यूरेट नहीं है, या एक्यूरेट है या प्रिसाइज नहीं है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो